नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं पंचायती राज को, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पंचायती राज के जो भी टॉपिक रह गए उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टॉपिक से कम से कम आपको 5 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, भिन्न भिन्न तरीके के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहां से सवाल आएगा ही आएगा। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, जिस दिन पेपर हो उस दिन आप देख लेना। टॉपिक कौन सा है हमारा? टॉपिक है पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद। आप समझ ही रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पंचायत का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे संबंधित अनुच्छेद तो पेपर में आने ही हैं। देखो पहला अनुच्छेद देखते हैं 243 अनुच्छेद है आपकी पंचायत की, मतलब पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले तो आप ये याद रखना कि भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, भाग आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिरकार जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के किस भाग में है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर आप देखिए, पहला आर्टिकल है 243 जो कि देता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और बेसिकली पंचायतों की परिभाषा। 243A में है ग्राम सभा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का मतलब है गांव की समस्त आबादी जिनकी उम्र 18 से प्लस है, वो सब ग्राम सभा में आते हैं। फिर है 243B पंचायतों का सृजन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पंचायत कैसे बनती है, पंचायत में कौन कौन शामिल होता है। तो पंचायत में सबसे पहले प्रधान जी शामिल होते हैं, प्रधान जी के साथ साथ मेंबर शामिल होते हैं और इन सबकी सहायता के लिए होते हैं सचिव। ये आपकी पंचायत है। फिर है 243C पंचायतों की संरचना, वही सदस्य, अध्यक्ष और सचिव वगैरह ये सब है। फिर है 243D सीटों का आरक्षण। तो यूपी में अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी का पेपर आप देने जा रहे हो, यूपी में हम बात करें तो 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण जो है लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा चूंकि आरक्षण की यहाँ बात है तो फिर आप ये भी याद रखना कि SC ST है ना, और OBC आरक्षण भी जो है रोटेशन के हिसाब से चलता है। फिर है 243E पंचायतों का कार्यकाल। तो हम लोग जानते हैं पंचायतों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ये भी याद रखना कि पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष है वो कब से है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोगों को ये तो पता है 5 साल है, लेकिन पूछ ले कब से, फिर क्या बताओगे आप, जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से? नहीं, ये जो 5 वर्ष कार्यकाल है साथियों, ये है पहली बैठक से। तो जब पहली बैठक होगी उससे अगले 5 वर्ष तक आप जो है अपने पद पर बने रहेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे है 243F सदस्यता से अयोग्यता की शर्तें और स्थितियां। तो अयोग्यता हम लोग देख चुके हैं। फिर है 243G केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो हम लोग ऑलरेडी पंचायत के जो उत्तरदायित्व हैं, जो उसके कार्य हैं, प्रधान जी कर्तव्य, वो सब देख चुके हैं। फिर है 243H पंचायतों की करारोपण शक्ति। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर पंचायत कर लगा सकती है, और मैंने एक टॉपिक लिया था OSR का, उसमें मैंने इसको स्पेशली बताया था कि पंचायत कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकती है, मेलों पर, बाजार पर, दुकानों पर, ठीक है, इन सब पर टैक्स जो है लगा सकती है, अगर कहीं पशु बाजार लग रहा है वहां पर। फिर है 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो स्टेट लेवल पे जो है पंचायतों को धन देने के लिए गठित किया जाता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 5वां वित्त आयोग जो है चल रहा है। फिर है 243J पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, यानी जो इनका अकाउंट है उसके लिए ऑडिटर की व्यवस्था है, ऑडिट होता है इसका। फिर है 243K पंचायतों का निर्वाचन। याद रखना पंचायतों का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है 243L संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। फिर है 243M कतिपय मामलों में इस भाग का लागू ना होना। 243N पहले से विद्यमान विधियां तथा पंचायतों का जारी रखना। और फिर है 243O पंचायतों के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक।
यानी अगर, देखो ध्यान रखना, अगर लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, मतलब राज्यसभा का तो नहीं, लोकसभा का अगर चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, या राष्ट्रपति जी का ही क्यों ना चुनाव है, तो इसमें अगर किसी को कोई शक संदेह है तो वो कोर्ट जा सकता है, लोग जाते भी हैं। लेकिन अगर पंचायतों का कोई मामला है चुनाव संबंधी तो वो आसानी से कोर्ट नहीं जाता है, जब तक बेहद ही गंभीर स्थिति ना हो तब तक। तो पंचायत से जुड़े मामले जो है वो, पंचायत के चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो इलेक्शन कमीशन ही अपने स्तर से सुलझाता है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पंचायती राज की समितियां। आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं भी अभी जो लोग यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं अंधाधुंध, है ना, थोक के भाव से जो वीडियो बना रहे हैं, और जो है जाने कौन कौन सी सीरीज चला रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ ऑनलाइन, उन्होंने सबसे पहले इसी टॉपिक को कराया होगा, है ना, क्योंकि पंचायती राज में सबसे आसानी से मिलने वाला टॉपिक तो यही है। तो चलो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज को लेकर के जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है ये है बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति को ही हम कहते हैं, या बलवंत राय मेहता को कहते हैं पंचायती राज के जनक, ध्यान रखना, ठीक है, बलवंत राय मेहता को। जनवरी 1957 में ये समिति बनी। जनवरी 1957 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। समिति बनी जनवरी 1957 को और नवंबर 1957 को इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी, और रिपोर्ट में कहा कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सारी की सारी पावर एक व्यक्ति या एक सरकार के हाथों में ना हो, बल्कि हम क्या करें, बल्कि हम सरकार की पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, विकेंद्रीकरण कर दें। जैसे अब गांव स्तर के छोटे मोटे काम है साहब, गांव में सड़क बननी है, पुलिया बननी है है ना, या गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके लिए उन्हें भाग भाग के विधायक जी या सांसद जी के पास ना जाना पड़े, क्योंकि विधायक जी सांसद जी पहले तो आसानी से मिलते नहीं है, दूसरा उनके पास इतना समय भी नहीं है कि गांव की छोटी मोटी समस्या के लिए वो उस पर ध्यान दे पाए। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ पावर जो है गांव स्तर पर ही बंटवारा कर दें, जिससे प्रधान और सचिव मिलकर के अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं ही कर सकें। इसी को कहा गया उन्होंने विकेंद्रीकरण। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक। और मूल रूप से जो है यही पंचायत की यहीं से नींव रखी जाती है। अब देखो जरा इन्होंने क्या क्या सिफारिशें करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। पेपर में करोड़ों बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश है वो किसने की है। तो बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये, तो हम सब लोगों को ऑलरेडी पता है ये किसने कहा है, ये कहा है बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। दूसरा, ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, दूसरी सिफारिश। तीसरा, योजना तथा विकास का कार्य पंचायतों को सुपुर्द कर दिया जाए। चौथा, इन निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाएं, बिल्कुल किए जा रहे हैं। पंचायतों की शक्तियों के हस्तांतरण को साकार करने के लिए उचित प्रणाली लागू की जाए। तो बेसिकली इनकी सिफारिशें हैं, ठीक है। इनमें से कुछ सिफारिशों को मान लिया गया, कुछ को नहीं माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से एक समिति बनी, है ना। अब ये जो बलवंत राय मेहता थी, ये समिति बनी 1957 में। उस समय जो है कांग्रेस शासन कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो शासन कर रहे थे, और इसी समिति की सिफारिश के बाद जो है नागौर में पहली बार, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है की गई थी। आप लोगों को पता होगा, है ना। हालांकि इस समिति की बात नहीं, समिति से पहले ही कर दिया गया था पंचायती राज लागू। लेकिन ये सब जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है कहाँ पे, ये काम हो रहा है आपका कांग्रेस के समय पे। अब जो है सत्ता बदली, बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने कहा हम कांग्रेस की किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। हालांकि उस समय बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो शायद 85 में बनी है, उस समय जनसंघ हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कांग्रेस की बातों को क्यों माने, हम तो अलग तरीके से काम करेंगे भाई। तो उन्होंने कहा पंचायती राज पर भी हम जो अलग तरीके से काम करेंगे, और फिर उन्होंने नई समिति बना दी। इस समिति के अध्यक्ष थे अशोक मेहता, इसलिए इस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। ये समिति बनी है 1977 में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती संस्थाओं पर एक समिति बनाई। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और देश में
पतनोन्मुखी पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए 132 सिफारिशें की। ठीक है, क्या क्या सिफारिशें की देखते हैं जरा। अशोक मेहता समिति की सिफारिश आपको याद रखनी है, कौन सी समिति क्या सिफारिश कर रही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय। अब पेपर में पूछा जाएगा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी, तो आप जवाब दोगे अशोक मेहता। विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए। त्रिस्तरीय में क्या है, विकेंद्रीकरण का जो प्रथम बिंदु है वो है आपकी पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। जिला परिषद को कार्यकारिणी संस्था तथा पंचायती राज की मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाए। जिला परिषद को, अभी जो है चल रही है वो पंचायत, अभी जो चल रही है वो ग्राम पंचायत है। राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से भागीदारी करें। अभी की स्थिति क्या है कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप जो है नहीं करने की जो है सिफारिश है, और राजनीतिक पार्टियां करती भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पंचायती राज के चुनाव में कोई राजनीतिक पार्टी भाग नहीं लेती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जो है कमल के फूल से जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ है, सुना है क्या, कभी नहीं। हाँ, ये बात और है कि उनसे विचारधारा जो जिलों की मिलती है वो जो है अपना जो है आ जाए वहाँ पे प्रचार वगैरह करने, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि डायरेक्टली जो है कमल के फूल से कोई चुनाव लड़ रहा है या साइकिल से कोई चुनाव लड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा, अशोक मेहता ने कहा कि इसमें शामिल करो, इनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। पंचायती राज के पास कराधान की शक्तियां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा टैक्सेशन की पावर दे दो पंचायतों को, खुद टैक्स लगाएं धनाधन। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षा मतलब सोशल ऑडिटिंग इसे कहते हैं। सोशल ऑडिटिंग अभी भी होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग अभी भी होती है। और क्या होती है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा क्या होता है सामाजिक लेखा, हम लोग करवाते रहते हैं। यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जाए तो नए निर्वाचन 6 महीने के भीतर हो जाए। हर राज्य में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जाए, वो तो हो रही है, अभी भी है, हमारे मंत्री जी हैं राजभर जी। एससी और एसटी के लिए आरक्षण के बंद किए जाए, हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने इस तरीके से सिफारिश करी। अगली समिति आती है हनुमत राव समिति, ये बनी है 1983 में। ये समिति क्या कह रही है, समिति ने जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन हर जिले के लिए जिला योजना निकायों के सृजन की सिफारिश की। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, जिला योजना निकायों के सृजन की मांग किस समिति ने की, तो याद रखना हनुमत राय समिति 1983। फिर आती है GP राव समिति 1985 में। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पे पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर, अफसरशाही, बेसिकली अफसरशाही की बात है यहाँ पे, पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने इसे बिना जड़ की घास कहा, GVK राव समिति ने। ठीक है, अब इसके सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या बोला वो हम देख लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जिला परिषद को इकाई बनाना चाहिए। बलवंत राय मेहता क्या कह रहे हैं, गांव को बनाओ। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। जिले और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना क्रियान्वयन तथा निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए। जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित किया जाए। जिला विकास आयुक्त जिला स्तर पर विकास विभाग का प्रभारी होना चाहिए तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाए, है ना। तो जिला विकास आयुक्त तो नहीं, अभी एक पद होता है DDO करके, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, उन्हीं के पास ये काम होता है। 1986 में एक नई समिति आई जिसका नाम है LM सिंघवी। 1986 में राजीव गांधी ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। LM सिंघवी समिति ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। अच्छा, इनका कहना यह था कि अभी हम कोई भी जो है इन्हें पावर दे दें, लेकिन जब तक हर राज्य में इसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये ढंग से काम नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि संविधान में शामिल नहीं है, और संविधान में शामिल नहीं है तो राज्य फिर अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, है ना। मन हुआ तो बना दिया, मन हुआ तो नहीं बनाया। पावर भी डिफाइन नहीं है ना, कि पंचायती राज को क्या क्या पावर देनी है, तो राज्य अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये कहा कि अगर पंचायती राज को आपको सच में अगर जनता को प्रशासन में भागीदारी देनी है, गांव स्तर से जो है आपको विकास करना है, तो सबसे पहला काम क्या करो, आप संवैधानिक दर्जा दो, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी। संवैधानिक दर्जा मिले, ग्रामों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जाए। न्याय पंचायत जिसे हम कहते हैं क्लस्टर। ध्यान रखना, जब आप बन जाओगे ना ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आपको गांव नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्लस्टर। अब एक क्लस्टर में आप, क्योंकि क्लस्टर आबादी के हिसाब से बनते हैं, है ना, कम से कम 6-7 हजार की आबादी एक क्लस्टर पे होती है, तो हो सकता है एक क्लस्टर में एक ही गांव हो, या एक क्लस्टर में 2 गांव हो, या 3 गांव हो। जैसे मेरे पास अभी 2 क्लस्टर हैं, तो मेरे पास 5 पंचायतें हैं, आप समझ रहे हैं। तो क्लस्टर मतलब न्याय पंचायत, ध्यान रखना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और वही चल रहा है। ग्राम पंचायतों को अधिक संसाधन दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दिए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित न्यायिक मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, स्पेशल पंचायती राज के मामलों के लिए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिर आई थुंगन समिति 1988 में। 1988 में संसद की सलाहकार समिति के एक उप समिति पी के थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। अब बस इतना ध्यान रखना है कि पंचायती राज को लेकर के 1988 में थुंगन समिति बनी थी, ज्यादा कुछ नहीं। फिर आती है 1988 में गाडगिल समिति। 1988 में वी एन गाडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्था को प्रभावकारी कैसे बनाए। वो सब आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है पंचायती राज से जुड़ी एक समिति गाडगिल भी है। और फिर हरलाल सिंह खाड़ा समिति 1990 में। इस समिति ने पंचायत को सहायता अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की। तो बस देखो, मेनली जो आपको याद रखना है ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी तो याद रखनी है। इसको तो भैया ये तो समझो तुम्हारे जो है देवता है ने तो याद रखना। बी आर मेहता, अशोक मेहता भी आपको याद रखनी है, इनकी सिफारिशें सहित। हनुमत राय जी को भी याद रखना, और जीबी के समिति तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, है ना। दूसरा LM सिंह भी बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि यही कह रहे हैं इन्हें पंचायती राज का मैंने संवैधानिक दर्जा दो, और बाद में संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो एक ये चीज़ें आपको जो है याद कम से कम रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को, जो भी आपके टॉपिक है हम कवर कर लेंगे। ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। वहाँ पर ये PDF आपको जो है मात्र 800 रुपये में मिल जाएगी कंप्लीट। अगर आप लोगों ने कहीं और से भी तैयारी कर रखी है और कुछ पॉइंट आपके छूट रहे हो जो वहाँ ना हुए हो, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, और अभी भी जो है कंप्लीट तैयारी आप अपनी कर सकते हो, या रिवीजन के लिए भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया। जल्दी ही इसके जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं ना, उन सबको मैं यहाँ करा दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ देख लेंगे। जैसे कुछ लोग जो है अभी कमेंट कर रहे थे कि जो है पंचायती राज अधिनियम 1947 की इंपॉर्टेंट धाराएं बता दो। कोई बात नहीं, अगला टॉपिक इसी पे लो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ हम यहाँ कराएंगे, ठीक है। बस आप बढ़िया मेहनत करके बस सिलेक्शन दे दो यार, बस एक बार, हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें
सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है, मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।